नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी तारीफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में घूम घूम के करते रहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत सुधार दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और कहानी सुनाता हूं और यह कहानी सुनकर आप सर पकड़ लेंगे। और यह कहानी यह भी मैं दावा कर देता हूं कि ज्यादातर गोदी मीडिया चैनल्स पर नहीं मिलेगी। कहानी है गाजीपुर की। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर की कहानी है। नंदगंज के चंदौली थाने की यह कहानी है। इस कहानी के हीरो कह लीजिए, विलेन कह लीजिए, एक एसपी साहब हैं जिनका नाम है अमित कुमार। अब वहां पर एक था सिपाही। असली हीरो तो इस पूरी कहानी का वही बेचारा है। उस सिपाही का नाम था अनिल सिंह। अनिल सिंह जब वहां भर्ती हुआ, बनारस का रहने वाला था, जब उसका वहां ट्रांसफर हुआ तो पता यह चला कि हर थाने से 12.5 लाख रुपए की उगाही करके पहुंचाना होता था एसपी साहब के बाद। उसके बाद मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। तो ये 12.5 लाख रुपए लोगों को काट के लाने थे और उसके बाद पूरे थाने में बंटने थे। अनिल सिंह थोड़ा ईमानदार टाइप का आदमी था। उसने बाकायदा शिकायत कर दी कि 12.5 लाख रुपए हर थाने से हर महीने जमा करने होते हैं। डिपार्टमेंटल जांच बैठी। डिपार्टमेंटल जांच में यह पाया गया कि अनिल सिंह सही कह रहा था। अब होना यह चाहिए था कि अमित कुमार जी सस्पेंड हो जाते, लेकिन अमित कुमार जी एसपी थे, अनिल सिंह बेचारा सिपाही था। तो इस सिपाही को न केवल बर्खास्त कर दिया गया बल्कि इसका अपहरण किया गया। इसके साथ वो सारा कुछ किया गया जो किसी अपराधी के साथ किया जाता है। 2022 का मामला 2024 में जाके खुला है और यह पाया गया है कि योगी आदित्यनाथ के राज में एसपी अमित कुमार बाकायदा धंधा चला रहे थे हर कोर्ट से 12.5 लाख रुपए वसूलने का। और जब उसमें अनिल सिंह ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब अमित कुमार वगैरह को सस्पेंड करके केस चल रहा है। यह कहानी यूपी की है। एक और कहानी सुन लीजिए। आज तक पे यह न्यूज आई थी और यह न्यूज ऐसी है जिसको सुनकर आदरणीय मोदी जी की याद मुझे आती है। आप कहेंगे कि बताइए यूपी पुलिस के कारनामे में मोदी जी कैसे याद आ गए, तो याद कर लीजिए। 2024 के चुनाव में भाषण देते हुए मोदी जी कह रहे थे कि वे आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे। और मोदी जी कुछ कहते हैं तो कुछ सोच कर ही कहते हैं। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन तब तो यह लगा था वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। अब समझ में यह आ रहा है कि यूपी पुलिस के उन ऑफिसर्स के लिए कह रहे थे जिनकी वजह से एक किसान को अपनी भैंस बेचकर घूस देनी पड़ी। जी, घूस देने के लिए कहा गया। जब उसके पास कुछ नहीं था तो बेचारे ने अपनी भैंस बेच दी और इस तरह से मोदी जी की बात को सही करते हुए 2 पुलिस वाले उसकी भैंस ले गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूपी में चल क्या रहा है। संभल यह बताने के लिए काफी है। जिस तरह से संभल से रिवॉल्वर लहराते हुए तस्वीरें आई, उसके बाद जब एक पत्रकार ने पूछा तो अधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, पुलिस जान देने के लिए नहीं आती है। और उन सब लोगों को जाहिल कह दिया जो संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। एक सवाल सीधा सा है कि बिल्कुल पुलिस के भी बाल बच्चे होते हैं। किसी पुलिस को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जान जानी तो बहुत गलत बात है, लेकिन उसी पुलिस की अगर सरपरस्ती नहीं भी थी तो रहनुमाई तो थी ही, जिसमें सर्वे करने वाली टीम नारा लगाते हुए, धार्मिक नारा, पॉलिटिकल नारा लगाते हुए मस्जिद में सर्वे करने जाती है। उसी समय अगर पुलिस ने उनको रोक लिया होता कि सिर्फ वो लोग जाएंगे जो सर्वे करने जा रहे हैं, कोई भी नारा नहीं लगाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ होता, लोगों को कहा गया होता कि ये जो सर्वे हो रहा है ये कानूनी जरूरत है, आप इसके आगे कानून का सहारा लेकर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मत कीजिए, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन वहां पर तो बंदूकें लहराई जा रही थी और जो डायलॉग दिए जा रहे थे उसमें गाली शामिल है, इसलिए मैं चाह कर भी यहां नहीं दिखा सकता। दरअसल यूपी में कानून व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। शीर्ष अदालत जो हमारी है सुप्रीम कोर्ट, उसने चेतावनी दी राज्य पुलिस को कि अपने डीजीपी को बता दो कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश देगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब कोर्ट कब कठोर आदेश देगा उसका तो इंतजार किया जाएगा।
कोर्ट में इस तरह की बातें, इस तरह की घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन असल में जब उसको अमली जामा पहनाना होता है, उसको जमीन पे उतारना होता है, तो अक्सर चीजें उस तरह से नहीं हो पाती हैं जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपी के पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? क्यों यूपी की पुलिस को यह धमकी दे रही है, चेतावनी दे रही है कि हम ऐसा आदेश देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे? दरअसल जब ये मैंने देखा तो मैंने सर्च करना शुरू किया और लाइव ला जो वेबसाइट है जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था, उस पर डेबी जैन की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच पर एक मामला आया था और इस मामले में यह पाया गया कि जो याचिका करता है उसके ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन वो इस डर से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है कि अगर वो कोर्ट में हाजिर हुआ तो फिर कोई केस लगाकर उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो याचिका करता है ये कोई बहुत शरीफ आदमी नहीं है, ये खुद भी गैंगस्टर है और इसके लिए जो यूपी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी गए थे, उसमें कोर्ट में थे, उन्होंने कहा था कि अदालत के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ, इसके बजाय उसने एक हलफनामा भेजा। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो शायद इस डर में जी रहा है कि अगर वो आया तो यूपी पुलिस उसके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज कर देगी और उसको उठाकर जेल में डाल देगी। बल्कि यहां तक कहा कि जहां बाकायदा रजिस्ट्री होकर सेल डीड होती है वहां पर भी आप जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा देते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस कितने डेंजरस जोन में घुस गई है और उसका मजा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा? कभी आप पुलिस की सत्ता संभाल रहे हैं, कभी सिविल कोर्ट की सत्ता संभाल रहे हैं, इसलिए आप मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की पुलिस को कहा कि आप मौज मस्ती कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में भी आपका ताकत चलती है, थाने में भी आपकी ताकत चलती है। और दोस्तों, यह सब तब होता है जब सरकार कमजोर हो जाती है या फिर सरकार एक एजेंडे पर काम करती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह एजेंडा ही चलने वाला है, इस एजेंडे पर हमारा कोई विरोध नहीं होगा, और वो एजेंडा पूरा करते हैं और उसकी आड़ में माल भी बनाते हैं और अपनी गुंडागर्दी भी जारी रखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जमाने में कहा था कि यूपी पुलिस जो है वो देश का सबसे संगठित आपराधिक गिरोह है। अब वो जमाना क्या था, किस वजह से कहा था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका मतलब भी लगभग ऐसा ही निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है समझने के लिए आपको सिर्फ दो घटनाएं समझनी पड़ेंगी, बहराइच की और संभल की। बहराइच में एक जुलूस निकलता है, मुस्लिम इलाके से जुलूस निकलता है और वो जुलूस एक मुस्लिम के घर पे चढ़ जाता है और वहां जो धार्मिक झंडा लगा हुआ है उसको नोच के फेंक कर अपना भगवा झंडा लगाना चाहता है एक लड़का, उसको गोली मार दी जाती है। अब यहां सवाल क्या है, अगर बहराइच की पुलिस वाकई चाहती कि यह सब ना हो तो कितना आसान काम था कि या तो उस रूट से जुलूस को जाने नहीं देती, या फिर जा रहा था अगर वो जुलूस तो उसके चारों तरफ रहती, ताकि इस तरह की कोई घटना, किसी के घर में घुसना, किसी के घर से झंडा छीनना, किसी के घर पे झंडा लगाना, इस तरह की हरकतें नहीं हो पाती। जाहिर है इस तरह संभल में क्या हुआ, 5 लोग मारे गए, पुलिस ने कह दिया कि हमने किसी को गोली नहीं मारी है। मैंने उस दिन भी सवाल पूछा था कि चलिए आपने नहीं मारी है, लेकिन जिसने मारा है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उसको छोड़िए, संभल के मामले में ना केवल मर्दों को बल्कि मुस्लिम औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इससे एक कदम और आगे बढ़ जाइए, जहां बहराइच में साफ गुंडागर्दी करते हुए किसी के घर पे चढ़ के झंडा उतारते हुए और झंडा लगाते हुए वीडियो आया था और उस व्यक्ति को तुरंत आर्थिक सहायता दी गई, उसके परिवार से योगी जी मिले। वहां बहराइच वालों को, बहराइच में जो 5 लोग मारे गए हैं उनको न कोई आर्थिक सहायता मिली है, न प्रशासन उनके साथ मिलने गया है। अब खबर आ रही है कि उसकी न्यायिक जांच की बात की जा रही है, 2 महीने में न्यायिक जांच होगी, वगैरह वगैरह होगा। आज संभल का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सीधे उसकी सुनवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो कोई ऐसा फैसला देंगे जिससे ये बवाल खत्म हो जाए। लेकिन इन सब में अगर पुलिस की भूमिका आप देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई देती है कि जितना निरपेक्ष होकर काम करना चाहिए था, जिस तरह से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देता, ना तो सरकार की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से।
सरकार की अगर बात कीजिए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको मिलता है वो मिलता है मदरसा एक्ट वाला। योगी सरकार जो है वो मदरसा एक्ट को इलीगल घोषित कर रही थी, उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रही थी। उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह फैसला दिया कि मदरसा एक्ट पूरी तरह से लीगल है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला था वो पूरी तरह से गलत था। कभी आपने इस तरह का फैसला सरस्वती शिशु मंदिर के लिए सुना है? नहीं सुनेंगे आप। मदरसे के खिलाफ लगातार बात करना, मदरसे पर लगातार इस तरह बंद कराने की कोशिश करना। उसके पहले स्मृति ईरानी के जमाने में आप जानते हैं मुस्लिम छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिला करती थी वो किस तरह से बंद की गई या लगभग खत्म कर दी गई। तो ये जो रुख है साफ साफ दिखाता है कि सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का नुकसान हो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बुलडोजर वाला किस्सा आप जानते ही हैं। बुलडोजर चला दूंगा, योगी जी बुलडोजर बाबा बने हुए थे। ये बुलडोजर किसके दम पे चलता है? पुलिस के दम पे ही तो चलता है। पुलिस जाती है, पुलिस की सुरक्षा में बुलडोजर नगर निगम भेजता है, बुलडोजर चलता है, लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। और ये तो कोई छुपी हुई बात है नहीं कि किनके घर गिराए जाते हैं। चाहे कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मुस्लिम व्यापारी हो या फिर आम मुसलमान हो, कोई भी बात हुई और खटाखट उसका घर गिराने की बात शुरू हो जाती थी और घर गिरा दिया जाता था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था वो यूपी से नहीं था, वो दिल्ली से था, लेकिन था तो बुलडोजर का ही। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस पर हस्तक्षेप किया और बुलडोजर पर रोक लगाई। उसने कहा कि आप इस तरह से किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर नहीं भेज सकते हैं। यानी बुलडोजर के जो सारे एक्शन थे वो पूरी तरह से इलीगल थे। और वो एक्शन भी यूपी से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, आसाम से लेकर राजस्थान तक भाजपा शासित उन सभी प्रदेशों में लागू किए गए अगर, तो सिर्फ और सिर्फ साफ साफ दिखाई देता है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए दिए गए। उज्जैन का केस मैं बार बार दोहराता हूं आपको। रामनवमी का दिन था, जुलूस निकला हुआ था, मस्जिद के सामने से जुलूस गया, क्योंकि आजकल रामनवमी का जुलूस जब तक मस्जिद के सामने से ना जाए तब तक पूजा पूरी होती ही नहीं है। तो मस्जिद के सामने से जुलूस गया और वहां एक लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने जुलूस पर थूका है। सिर्फ इल्जाम लगा था और उसके बाप का घर गिरा दिया गया। 4 महीने बाद कोर्ट में जिस आदमी ने गवाही दी थी उस आदमी ने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझसे तो पुलिस ने जहां कहा, जैसे कहा मैंने साइन कर दिया, मैं उस लड़के को पहचानता भी नहीं हूं। यानी समझिए एक पूरी तरह से फर्जी केस था जिसमें लड़के के बाप का जिंदगी भर का बनवाया हुआ घर तोड़ दिया गया। छतरपुर का किस्सा आप जानते ही हैं। बाकी कितने किस्से सुनाओ, किस्से सुनाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर को यूज किया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ कह रहा है कि वो सारा का सारा इलीगल था। तो जब सरकारें इलीगल काम को बढ़ावा देंगी तो सरकार के जो हथियार हैं, हाथ पांव हैं, यानी पुलिस वाले, उनको तो यह लगेगा ही कि सरकार का एजेंडा पूरा करते रहो और उसके बाद कुछ भी करो, हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। आप बनारस का केस याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 4 लड़के थे। बीएचयू में आईटी की लड़की थी, उसके साथ जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। उसके बाद वो भाग गए, भाग के लौटे, उनके ऊपर केस हुआ, गिरफ्तार हुए, तुरंत जमानत हो गई। अब ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि अगर आप सरकार से जुड़े हुए हैं तो आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी और अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो 4-4 साल, और खासतौर पे मुसलमान हैं तो 4-4 साल, 5-5 साल जेल में सड़ने के लिए तैयार रहिए। और जब पुलिस ये सब देखेगी तो उसको लगेगा ही कि ये वाला एजेंडा पूरा करते रहो और उसकी आड़ में आराम से लूटपाट करते रहो, जिसके मैंने तमाम उदाहरण आपको दे दिए। और सिर्फ इतने ही उदाहरण नहीं है, अगर सिर्फ उदाहरण गिनाने शुरू किए जाएं यूपी पुलिस के ऊपर जिस तरह के आरोप पिछले 6 महीने, साल भर में लगे हैं, तो सुबह बैठूंगा शाम हो जाएगी, शाम को बैठूंगा रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो जाएगी और सिर्फ उन इल्जामों की लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी 2-4 छूट जाएंगे। और यही वजह है कि सारी की सारी पुलिस कई बार लगता है इन सारी चीजों में ही लगी हुई है, इसलिए जहां न्याय की जरूरत होती है वहां न्याय नहीं मिल पाता। हत्याएं हो जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं, अपहरण हो जाते हैं, रोकथाम जैसी कोई चीज दिखती नहीं, अपराधी आजाद घूमते हैं। दरअसल जब यह सब होता है इसका मतलब यह होता है कि सरकार का इकबाल कम हो गया है। लोगों ने पुलिस से डरना बंद कर दिया है। लोगों को लगता है कुछ भी करके हम निकल सकते हैं, पैसे देकर बच सकते हैं, रिलेशन के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर बच सकते हैं, अपने धर्म के आधार पर बच सकते हैं और ये डर खत्म कर देता है।
और यही कारण है कि यूपी की कानून व्यवस्था पर कितनी भी बड़ी बात कर ली जाए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन यूपी से ऐसी खबरें आती रहती हैं जो बताती हैं कि कानून व्यवस्था में कुछ बड़ी गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार लताड़ लगा रहा है, बुलडोजर के मामले में लगाया, मदरसे के मामले में लगाया, अब ये पुलिस अधिकारियों को जिस तरह से धमकी दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब अगर पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो इसकी वजह क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा तो एक राज्य कैसे तबाह हो रहा है, कैसे तबाह होगा, कैसे लोगों के अंदर से कानून व्यवस्था की शर्म पूरी तरह से खत्म होती जाएगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ और कहना चाहें, कुछ मुझे बताना चाहें तो कमेंट में जरूर दर्ज करें। आप जानते हैं ज्यादातर कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। आपके कमेंट्स दरअसल आपके साथ मेरा संवाद होते हैं जिसके आधार पर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी जैसी आवाज़ों को लगातार गूंजना चाहिए, तो पिन कमेंट खोल लीजिए या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए, और जैसे चाहें मेंबरशिप लेकर, सुपर थैंक्स लेकर, सीधी मदद करके जैसे चाहें हमारे साथ जुड़ें। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।